हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका लास्ट टॉपिक जो था युवान काल, जिसमें मंगोलों का शासन चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे बांस चित्रण के बारे में। तो जो बांस चित्रण है आपका, ये चाइना का प्रिय सब्जेक्ट रहा है, प्रिय विषय रहा है, जिसको लेकर चाइनीज़ कलाकारों ने काम किया है। और क्यों किया है, कौन से कलाकार रहे हैं इसके फेमस, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। कभी कभी आपका बांस चित्रण के बारे में छोटा जो है टॉपिक लिखने के लिए आ जाता है, क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है। और बांस चित्रण जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अधिकतम इन्हीं चाइनीज़ कलाकारों के द्वारा बनाया हुआ देखने को मिलता है। और धीरे धीरे ये जो बांस चित्रण है वो और देशों में भी लोकप्रिय हुआ। तो चलिए देखते हैं बांस चित्रण के बारे में। परंपरागत शैली के अनुयायी कलाकारों चित्र साहित्य की स्कूल के प्रिय विषय बांस के चित्रण को भी पुनर्जीवित किया। तो देखिए, जैसे कि पहले की बहुत सारी शैलियाँ चली आ रही थी, बहुत सारे सब्जेक्ट भी चले आ रहे थे परंपरागत, मतलब जो पुराने के थे। और यहीं पे जो कुछ कलाकार थे उनका प्रिय विषय जो है वो बांस चित्रण का बन गया था और पुनर्जीवित किया। तो मतलब जब मंगोल शासक आए तो आपको बताया था कि जितने भी चित्रकार थे वो दरबारों से दूर रहने लग गए थे, दरबारी चित्रकार जो भी थे, श्रेष्ठ चित्रकार। तो इसीलिए जो सारे सब्जेक्ट थे उस टाइम पे, जिन विषय को लेके चाइना के कलाकार काम करते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से जो कलाकार थे उन्होंने अपने विषय को फिर से पुनर्जीवित किया और बांस का चित्रण शुरू किया इन्होंने। बांस का वृक्ष तेज आंधी तूफान के वेग में झुक जाता है पर टूटता नहीं, अतः बाहरी आक्रमणों के समय यह चीनी जनता की सहन शक्ति का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। तब जब आंधी तूफान आता है तो बांस का वृक्ष कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। आपने कभी देखा होगा तो कितनी भी तूफान आ जाए लेकिन वो बीच से कभी नहीं टूटता, वो झुक जाता है लेकिन कभी भी जो उसकी डालें होती हैं वो कभी भी बीच से नहीं टूटता है। तो बांस का वृक्ष जो है यही बताया है कि तेज आंधी तूफान का जब वेग होता है, बहाव होता है हवा का, तो झुक जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है। तो इसी प्रकार उससे कंपैरिजन करके चीनी जनता ने अपने बारे में बताया है कि कितना भी बाहरी आक्रमण हो जाए लेकिन जो चीनी जनता है उनकी सहन शक्ति का प्रतीकता के रूप में एक तरीके से बांस चित्रण दिखाया है कि उसी प्रकार चीन की जो जनता है वो शक्तियों के साथ सारे आक्रमण से लड़ने के लिए तैयार रहती है लेकिन झुकती नहीं है। मंगोलों के निर्दयी शासन में यह और भी लोकप्रिय हुआ। बांस विनम्र किंतु शक्तिमान सज्जन का प्रतीक बन गया, जो विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, न अपनी ईमानदारी को ही छोड़ता है, परिस्थितियों से चाहे कितना भी झुकने को विवश करे। तो देखिए, आपको पहले जब युवान काल पढ़ाया था तो युवान में पूरा जो है वो मंगोलों का शासन था। तो मंगोल क्या थे, बहुत निर्दयी थे। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें चल रही थी तो उस समय पर बांस चित्रण अधिक लोकप्रिय हुआ। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि ये इनके शक्तियों का, सहन शक्तियों का प्रतीक था। तो इसीलिए बांस चित्रण उस टाइम पे और किया गया था, बहुत भारी मात्रा में, और शक्तिमान सज्जन का प्रतीक बन गया था कि जो चीनी शक्ति के लोग थे, चीनी शक्तिशाली लोग थे, उनके बारे में उसको प्रतीकात्मक रूप में बांस को दिखाया गया है कि कितनी भी विपरीत स्थितियां आ जाएं, कितनी भी खराब स्थितियां आ जाएं, लेकिन उसमें भी क्या होगा, जो चीनी लोग हैं वो विचलित नहीं होंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे, परिस्थितियों के सामने नहीं झुकेंगे, ना ही उनको झुकने पर कोई विवश कर सकेगा। इसीलिए उन्होंने बांस का चित्रण किया है। बांस के तने का कठोर चिकना धरातल तथा तलवार जैसी नुकीली और वायु में सरसराती पत्तियां चित्रकार की तूलिका के लिए पूर्ण विषय हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने कि जो बांस का तना होता है वो बिल्कुल चिकना होता है और बहुत हार्ड होता है। तो और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो आगे की तरफ नुकीली शेप की होती हैं। तो इसीलिए बांस का जो तना होता है वो चिकना होता है, धरातल उसका, और तलवार जैसी नुकीली पत्तियां, वो वायु में सरसराती पत्तियां चित्रकार की तूलिका के लिए पूर्ण विषय बन गई। तो पूरी तरीके से ये बांस का चित्रण उस टाइम पे कर रहे थे यहाँ के चित्रकार। इससे भी अधिक स्याही द्वारा बांस का एक रंगा सुलिपि जैसी कठिन कला के बहुत निकट है, क्योंकि बांस की गांठें और प्रत्येक पत्ती स्पष्ट अंकित करनी होती है। इन्हें हम प्राकृतिक दृश्य की भांति कोहरे से नहीं छिपा सकते हैं। तो बांस चित्रण करते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि बांस बहुत ही आसान है बनाना इसलिए वो बांस को बनाते थे। बांस बल्कि सुलिपि जैसी कठिन है। जैसी इनकी आप लिपि देखते हो, जैसे आप इनके स्क्रिप्ट देखते हो, वैसा ही बांस चित्रण को करना भी कठिन है। करते तो ये एक रंग से थे चित्रण, जैसे कि स्याही से,
लेकिन इसकी जो गांठें होती हैं बांस की और पत्तियां होती हैं उनको भी जो है बनाना बड़ा मुश्किल का काम है। और इसमें बताया गया है प्राकृतिक दृश्य की बात कोहरे से नहीं छिपा सकते। जैसे कि हम लोग लैंडस्केप वगैरह बनाते हैं तो उसको थोड़ा धुंधला कर देते हैं और धुंधला करने के बाद उसमें ऐसा दिखाते हैं कि वो कोहरे की वजह से छिप गया है पीछे का जो दृश्य था। बल्कि जब बांस का पेड़ बनाते हैं तो उसकी एक एक पत्तियां, एक एक गांठें, सब कुछ उसको डिटेलिंग के साथ बनाया जाता है ताकि वो बांस का वृक्ष लगे। निकट की पत्तियों का गहरा रंग दूरी पर क्रमशः फीका हो जाता है। इसका भी ठीक ठीक निश्चय करना पड़ता है। तनों और पत्तियों तथा वृक्ष और रिक्त स्थान का संतुलन सोच समझकर निर्धारित करना पड़ता है। तो अभी आपको बताया कि बांस का वृक्ष बनाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो जैसे पर्सपेक्टिव में दिखाना है कि कौन सा आपका वृक्ष आगे है, कौन सा पीछे है। तो जो आगे की तरफ होगा उसको दिखाने के लिए ये गहरे रंगों का यूज़ करते हैं और जो दूर की तरफ होगा उसको फीके रंग से दिखाते हैं। और उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी, जो उनकी पत्तियां होंगी, उनको कैसे बैलेंस करना है, ये सब सोच समझकर चित्रकार जो है वो बांस का चित्रण करता है। यह सब जानने के बाद ही चित्रकार को यह जानना भी आवश्यक है कि बांस का वृक्ष कैसे उगता है, जिससे कि वह अपने चित्र में उसकी गति का भी आभास दे सके। तो बांस का जो वृक्ष होता है वो बहुत ही शीघ्रता से बढ़ता है। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो, कोई भी चीज़ कलर करते हो, बनाते हो, चित्रकारी करते हो, तो उसके बारे में पहले उसका स्वभाव जानना चाहिए, उसके बाद उसका चित्रण करना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि चित्रकार को जो है बनाने से पहले, वृक्ष बनाने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो कैसे उगता है। बांस चित्रण का फैशन आरंभ में 6 राजवंश के समय अधिक चला था। उस समय पहले तनों तथा पत्तियों का रेखांकन किया जाता था, फिर प्रत्येक भाग में रंग भरा जाता था। तो पहले क्या करते थे, पहले उसको ड्रॉ कर लेते थे पेंसिल से, उसके बाद 6 राजवंश के समय की बात है, और उसके बाद उसके अंदर कलर फिल कर देते थे। और ये एक तरह से ट्रेंडिंग में आ गया था, फैशन में आ गया था बांस चित्रण। यह पद्धति अकादमिक चित्रकारों द्वारा चलाई गई थी। हालांकि कुछ स्वतंत्र तथा शौकिया कलाकार भी यदा कदा इसका प्रयोग कर लेते थे। तो सारी जगह पे जहाँ पे चित्रकारी सिखाई जा रही थी वहाँ पे बांस चित्रण सिखाना प्रारंभ कर दिया था एकेडमियों में। और कुछ जो स्वतंत्र कलाकार थे वो भी शौक में इसको कभी कभी इसका चित्रण कर लेते थे। थांग युग में इसका प्रचलन कम हो गया, किंतु उत्तरी सुंग में बहुत लोकप्रिय हो गया। तो थांग युग आपका सुंग के पहले था, तो थांग युग में कम हो गया था, लेकिन सुई युग में बहुत लोकप्रिय हो गया था। युआन युग के अनेक साहित्य चित्रकार स्याही से बांस के चित्रण में दक्ष थे, जैसे ली खान, वू चे, नित्सान। तो जब मंगोल शासक थे यहाँ पे युआन काल में, तो जो दरबारी चित्रकार थे वो तो दूर रहते थे, लेकिन अपना काम कर रहे थे वो लोग। तो जो अपना काम कर रहे थे वो बांस चित्रण में दक्ष थे, जिसमें से कुछ कलाकारों का यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे ली खान, वू चेन और आपका नित्सान। तो इनमें से मैं आपको सिर्फ नित्सान के बारे में बताऊंगी, क्योंकि नित्सान ही यहाँ का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है बांस चित्रों का। बाकी भी हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ इसमें से नित्सान है। तो चलिए देखते हैं नित्सान कलाकार के बारे में। नित्सान को समस्त युवान चित्रकारों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली माना जाता है। उसका जन्म क्यांगसू प्रांत के वूजी नामक स्थान पर एक संपन्न व्यापारी घर में हुआ था। तो अभी आपको बताया कि नित्सान जो है वो एक प्रतिभाशाली, एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार था बांस चित्रण का। और इसका जन्म जो है वो क्यांगसू प्रांत के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, काफ़ी सारे इसमें सांगकालीन अवशेष भी मिले हुए हैं। तो क्यांगसू प्रांत के वूजी नामक स्थान पर हुआ था। किसके घर में हुआ था? एक संपन्न व्यापारी, बिजनेसमैन के घर में हुआ था। उसका जन्म मंगोल द्वारा चीन पर अधिकार कर लेने के लगभग 25 वर्ष पश्चात और मृत्यु चीन के मिंग शासकों द्वारा पुनः देश को स्वतंत्र करने के 6 वर्ष उपरांत हुई थी। तो इसका जन्म कब हुआ था? जब मंगोल शासक जो थे उन्होंने यहाँ पे अधिकार कर लिया था, उसके भी 25 वर्ष बाद हुई थी। और मृत्यु कब हुई थी? मिंग शासन द्वारा जब ये स्वतंत्र हो गया था चीन, उसके भी 6 वर्ष बाद हुई थी। तो आपको मिंग अभी पढ़ने को मिला था, और मंगोल आप युवान में पढ़ ही चुके हो, युवान काल में। उसने विदेशी दरबार की सेवा नहीं की और कोई राजकीय पद भी ग्रहण नहीं किया। तो जब तक यहाँ पे मंगोलों का शासन काल था, तब तक इसने कोई भी पद यहाँ पे ग्रहण नहीं किया नित्सान ने। होश संभालने के बाद से ही उसने अपना समय कविता और सुलिपि लेखन में लगाया। उसकी कला में परंपरागत महानता और बहुत शांत होकर कार्य किया है। तो अभी आपको बताया कि एक प्रतिभाशाली कलाकार था। तो ये जो है वो कविता लिखता था और कविताओं के साथ साथ सुलिपि पर ज़्यादा ध्यान देता था। चित्रों का संयोजन सरल है, जैसे किसी पहाड़ी पर कुछ पत्रहीन वृक्ष
जल के ऊपर कुछ पहाड़ियाँ, सरल और बिखरी आकृतियाँ, सूखी स्याही से लगभग एक जैसा भूरा प्रभाव, कहीं कहीं एकदम गहरी स्याही के आड़े तूली का स्पर्श बनाए गए हैं। तो देखिए जो चित्र बनाता था ये, जो उसको कंपोज करता था, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ मानव आकृतियाँ या कुछ भीड़ भाड़ जैसा नहीं दिखाया, बहुत सरल आकृतियाँ बनाता था ये, जैसे पहाड़ियों पर कुछ पत्ते जिसमें ना हो वैसा वृक्ष, पत्रहीन वृक्ष, और जल के ऊपर कुछ पहाड़ियाँ, सरल और बिखरी आकृतियाँ भी हैं इसमें, और एक ही प्रकार का पूरी चित्र में प्रभाव होता था और एक ही कलर को यूज़ करता था, वो काली स्याही। और आणे तूली का स्पर्श मतलब जो ब्रश का उसने टेक्निक प्रयोग की है, उसमें कहीं कहीं पे इसके जो चित्र दिखते हैं वो आड़े तिरछे बनाए गए हैं। कहा जाता है कि वह स्याही का इस प्रकार प्रयोग करता था मानो स्वर्ण के समान मूल्यवान हो। तो अभी आपने पढ़ा कि इसने एक ही प्रभाव पूरे में दिया है और आड़े तिरछे कहीं पे प्रयोग किया है, तो मतलब ये जो है स्याही का जो प्रयोग करता था बहुत सोच समझ कर करता था। और क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि जो स्याही है वो स्वर्ण के समान मूल्यवान है। इस तरीके से उसने जो है स्याही का प्रयोग किया है। और नित्सान ने अधिकांश कार्य कागज पर किया है और एक ही रंग की स्याही से किया है और बहुत गहरे आघात नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि थोड़ा मतलब स्याही का कम प्रयोग किया है इसने, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जैसे सोने के समान उसके लिए महंगी होगी, इसीलिए उसने स्याही का कम प्रयोग हुआ है। तो ये आपका नित्सान खत्म हुआ और आपका बांस चित्रण भी खत्म हुआ यहाँ से। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा, मिंग काल है इसके बाद। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।